द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव की घोषणा हो गई है। अब आगामी 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे 3 चक्रों के मतदान के बाद। लेकिन अगर गोदी मीडिया को आप देखें, उसकी जो बिहार चुनाव का जो कवरेज है उसको देखें, तो ऐसा लगता है कि इन चुनाव की कोई ज़रूरत थी नहीं। तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए आसानी से चुनाव जीत जाएगा और उनको शपथ भी दिलवा दी जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? क्या बिहार चुनाव एक तरफा है? इसमें कोई मुकाबला नहीं है। एनडीए गठबंधन इतना आगे है कि जो दूसरा गठबंधन है, जिसे महागठबंधन कहते हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे कुछ छोटे दल हैं, उनको मिलाकर बना है, क्या वो मैदान में कहीं नहीं है? वो कहीं से चैलेंज नहीं दे रहा है सत्तारूढ़ गठबंधन को? मुझे लगता है कि ये एक धारणा बनाई जा रही है, एक ये सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया के ज़रिए कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, बहुत कमज़ोर है, किसी भी तरह से वो मुकाबला नहीं कर सकता है एनडीए का, क्योंकि एनडीए के पास सब कुछ है। ये सही बात है कि एनडीए के पास सब कुछ है। एनडीए के पास धन बल है, जिसके बल पर वो जो डिजिटल इलेक्शन होने, डिजिटल कैंपेन चलाई जानी है, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहे हैं और ज़्यादातर चुनाव प्रचार डिजिटल होना है और डिजिटल के लिए जो पैसा धन चाहिए वो एनडीए के पास खूब है, केंद्र से भी आ रहा है, तो इस मामले में वो आगे है। तो धनबल है उसके पास, बाहुबल हमेशा सिरापुरी जो सरकारी मशीनरी है वो उसके साथ है, और जो इस तरह के चुनाव को प्रभावित करने वाले गिरोह होते हैं आपराधिक, वो भी सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ ही हैं। तो ये फ़ायदा उसको है, ये सरकार में रहने का फ़ायदा है, केंद्र में अपनी सरकार होने का फ़ायदा, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि चुनाव आयोग भी अपना है, जिसे हम केंचुआ के नाम से जानते हैं, जो कि केंद्र सरकार के एक तरह से निर्देशों पर काम कर रहा है, अपनी स्वायत्तता को भूलकर, अपनी स्वतंत्रता को भूलकर, अपनी भूमिका को भूलकर। तो जाहिर है कि एडवांटेज इस लिहाज से सत्तारूढ़ गठबंधन के पास है। ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं है, जो इसलिए एक टीना फैक्टर हो गया है, यानी देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। ना तो ऐसा गठबंधन है अपोजिशन में, ना ही ऐसा लीडर है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल रास्ता साफ है एनडीए का, ये एक धारणा बनाई जा रही है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या सचमुच में कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल रास्ता साफ है नीतीश कुमार का? ये दरअसल तभी आपको समझ में आएगा जब आप ज़मीनी हालात को परखने की कोशिश करेंगे, ये जांचने परखने की कोशिश करेंगे कि पिछले 15 सालों में क्या नीतीश कुमार ने जन आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई भूमिका अदा की है। क्या उन्होंने वो वादे पूरे किए हैं जो वादे करके वो बार बार 3 बार सत्ता में आए थे? क्या बिहार में विकास हुआ है? क्या बिहार ने तरक्की की है? क्या बिहार में इंडस्ट्री लगी हैं, रोज़गारों का सृजन हुआ है? क्या वहाँ की कृषि व्यवस्था मजबूत हुई है? क्या वहाँ शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है? और क्या वहाँ स्वास्थ्य तंत्र बेहतर हुआ है? आप पाएंगे कि किसी भी मोर्चे पर नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया है, और इसको लेकर लोगों में गहरी निराशा है, मतदाताओं में भारी निराशा है। उनका मोह भंग हो चुका है नीतीश कुमार से भी और उनकी सरकार से भी। तो ये इतना सीधा मामला नहीं है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, जो सरकार से मोह भंग, सरकार के विरोध में एक भावनाएं जनता के बीच में आप जाएंगे तो पाएंगे, क्योंकि जनता आज बुरी तरह से परेशान है। नीतीश कुमार की सरकार से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि अभी हाल के महीनों में जब से कोरोना महामारी फैली है, उसके मामले में भी नीतीश कुमार का और उनकी सरकार का रवैया बहुत ही नकारात्मक रहा है। उन्होंने कोरोना महामारी को हल्के में लिया, फिर जो देश भर से मजदूर पलायन करके वापस आ रहे थे उनके प्रति भी उन्होंने बहुत नकारात्मकता का प्रदर्शन किया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चाहते हैं कि बिहार के मजदूर वापस लौटें। उनके लिए उन्होंने कुछ किया भी नहीं, तो उन तक ठीक से मदद भी नहीं पहुंची, और फिर अभी जो बाढ़ आ रही है उससे भी प्रभावित है। और ये भी लोग देख रहे हैं कि सत्ता के लालच में नीतीश किस तरह से कोरोना महामारी के बीच चुनाव करवाने पर आमादा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये उनके लिए मुफीद समय है विपक्ष
बिखरा हुआ है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। भले ही इस चुनाव प्रचार और चुनाव के आयोजन से कोरोना महामारी और फैलती हो तो फैले, लोग मरते हो तो मरे। तो एक तरह की ये निर्ममता, क्रूरता, बेरहमी जो नीतीश कुमार और उनकी सरकार दिखा रही है, इसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है, रोष है। अब सवाल उठता है, क्या ये आक्रोश, रोष कहीं से कोई असर नहीं डालेगा? लोग ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे और केवल इसलिए नीतीश कुमार को वोट दे देंगे क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष कमज़ोर है, वो सत्ता का दावेदार बनकर सामने नहीं आ रहा है। विपक्ष में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो टीना फैक्टर की बात की जाती, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। तो ना कोई गठबंधन है विपक्ष में जो सरकार बनाने की स्थिति में हो, ना है कोई नेता है जो सरकार का अच्छे से नेतृत्व करने की स्थिति में हो। तो ये धारणा बनाई जा रही है, लगातार हमारे दिमागों में डाली जा रही हैं कि इस तरह की स्थितियां हैं, इसलिए नीतीश कुमार की जीत तय है। आप 10 तारीख का इंतज़ार करना चाहें तो कर लें, वरना ये नतीजा स्पष्ट है। मेरा मानना है कि ये इस तरह से चुनाव का आकलन करना बहुत गलत है। ये मतदाताओं को अपमानित करने की बात है, मतदाताओं को कम करने की बात आंकना है ये, क्योंकि मतदाता बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। अब अगर देश में किसान आंदोलन चल रहा है, देश में मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, तो क्या किसान और मजदूर वर्ग इससे परेशान नहीं होंगे? क्या वो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे? वो सारी आंखें बंद करके जाति के आधार पर वोट डाल देंगे, जैसा कि बिहार के बारे में प्रचारित किया जाता है कि वहाँ विकास विकास के बारे में, जैसे सारे देश में तो विकास पर वोट पड़ता है लेकिन बिहार में केवल जाति पर वोट पड़ता है। तो ये कुछ धारणाएं जो बना दी गई हैं, कुछ मिथ बना दिए गए हैं, उनमें से एक ये है। अगर हम मान लें कि चलिए जाति का ही मामला चलता है, तो पिछले 3-4 सालों में बिहार के लोगों ने देखा है कि किस तरह से अगड़ी जातियों का वर्चस्व बढ़ा है, उनकी आक्रामकता बढ़ी है, जो पिछड़ी जातियां उनके खिलाफ, दलितों के खिलाफ, और इसके बहुत सारे हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनमें ये रिफ्लेक्ट हुआ है। तो क्या उन जातियों में इसको लेकर बेचैनी नहीं होगी? क्या वो जातियां इस मतदान के ज़रिए अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगी? क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि हम इस वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगे जो नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी मिलकर हमारे ऊपर थोप रही है? तो जाहिर है कि एक जाति का जो बना हुआ ढांचा है वो भी टूटता है, जाति सोच भी बदलता है, जाति समीकरण भी बदलते हैं। ये इस तरफ गौर, हमारा ध्यान नहीं खींचा जा रहा है क्योंकि ये उनके गोदी मीडिया के हिसाब से उसके मुफीद नहीं है। अब ये देखिए कि आरक्षण को जिस तरह से डिसमेंटल करने की कोशिश केंद्र की सरकार कर रही है, के बारे में प्रचारित किया जाता है कि वहाँ विकास विकास के बारे में, जैसे सारे देश में तो विकास पर वोट पड़ता है लेकिन बिहार में केवल जाति पर वोट पड़ता है। तो ये कुछ धारणाएं जो बना दी गई हैं, कुछ मिथ बना दिए गए हैं, उनमें से एक ये है। अगर हम मान लें कि चलिए जाति का ही मामला चलता है, तो पिछले 3-4 सालों में बिहार के लोगों ने देखा है कि किस तरह से अगड़ी जातियों का वर्चस्व बढ़ा है, उनकी आक्रामकता बढ़ी है, जो पिछड़ी जातियां उनके खिलाफ, दलितों के खिलाफ, और इसके बहुत सारे हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनमें ये रिफ्लेक्ट हुआ है। तो क्या उन जातियों में इसको लेकर बेचैनी नहीं होगी? क्या वो जातियां इस मतदान के ज़रिए अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगी? क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि हम इस वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगे जो नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी मिलकर हमारे ऊपर थोप रही है? तो जाहिर है कि एक जाति का जो बना हुआ ढांचा है वो भी टूटता है, जाति सोच भी बदलता है, जाति समीकरण भी बदलते हैं। ये इस तरफ गौर, हमारा ध्यान नहीं खींचा जा रहा है क्योंकि ये उनके गोदी मीडिया के हिसाब से उसके मुफीद नहीं है। अब ये देखिए कि आरक्षण को जिस तरह से डिसमेंटल करने की कोशिश केंद्र की सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, इसको लेकर भी पिछड़ों में बहुत बेचैनी है। क्या वो बेचैनी इस चुनाव में नहीं दिखेगी? क्या इन जातियों को ये डर नहीं सता रहा होगा कि अगर एक बार और सत्ता में ये वापस लौटे और खुदा न खास्ता बीजेपी की ताकत जेडीयू से ज़्यादा हुई, तो बीजेपी जो कि मूल रूप से सवर्णों की पार्टी है, ऊपरी जातियों की, बड़ी जातियों की पार्टी है,
और उसका उनका रवैया पिछड़ी और निचली जातियों के लिए, दलितों के प्रति बहुत ही क्रूर निर्मम रहा है, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो उन जातियों को सत्ता से बाहर रखने के लिए क्या उनके दिमाग में कोई योजना, कोई विचार नहीं आता होगा? ये मानना एक मैं समझता हूँ कि गलत है। बल्कि ये भी हो सकता है कि जो आरजेडी है वो एम वाइज समीकरण इस बार और मजबूत होकर उभरे, क्योंकि मुसलमानों के वोट तो अब जाहिर है कि ध्रुवीकरण उनका होगा। और आरजेडी चूँकि एकमात्र पार्टी है विपक्ष की जो मजबूती से खड़ी रही है उनके साथ, इसलिए उनको उसका वोट फ़ायदा मिलेगा। और इसी तरह से यादवों ने देखा कि कैसे वो धीरे धीरे सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं, जिसका जो कि लालू राज में उनका एक वर्चस्व था, तो वो वहाँ पर संगठित होने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात ये है कि हमेशा ये मान कर चलना कि हर चुनाव में यही होगा, ये हमारी एक भ्रांत धारणा है। हर चुनाव में कुछ ना कुछ बदलता है और इस चुनाव में भी वो बदलेगा। जातियों के स्तर पर भी आप इस बात को मत भूलिए कि एक और नरेटिव साथ में चलाया जा रहा है, खासतौर से बीजेपी की तरफ से, वो पोलराइजेशन का, जो कि धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर करने की कोशिश करती है। इस बार भी वो कर रही है। और बहुत सारी खबरें आ रही बिहार से, जहाँ सांप्रदायिक आधार पर दुराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नफ़रत और हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक पोलराइजेशन हो बीजेपी के पक्ष में, उसके पास उस ज़्यादा मतदाता जो हिंदू मतदाता हैं उनको वोट करें। तो ये एक कोशिश चल रही है। और अगर ये नैरेटिव चला तो जाहिर है कि फिर तो एनडीए का जीतना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के खेल करके बीजेपी ने सत्ता हथियाई है। फिर एक चीज़ और है जो बीजेपी के बारे में अभी और एनडीए के बारे में कम है। हम आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को तो कम करके आंक रहे हैं। हम बता रहे हैं कि उसके वो बिखर रहा है, उसमें बहुत सारे दल टूट टूट कर जा रहे हैं। लेकिन इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि एनडीए के जो दोनों बड़े घटक हैं, जेडीयू और बीजेपी, उनमें अविश्वास बढ़ा है। जेडीयू के अंदर ये भावना घर कर गई है, नीतीश कुमार के अंदर भी, कि बीजेपी कोशिश कर रही कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, बल्कि जेडीयू से ज़्यादा सीटें लाएं, ताकि अपना मुख्यमंत्री वहाँ बैठा सकें, अपने नेतृत्व वाली सरकार बना सकें। ये चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही हैं और निश्चित रूप से बीजेपी के दिमाग में ये गेम प्लान होगा। और जेडीयू भी यही कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो जीते, ताकि बीजेपी का ये गेम प्लान ध्वस्त हो जाए। तो दोनों इस कोशिश में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, भीतरघात भी होगा। और इसी तरह से दूसरे दल भी कर रहे हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम सब सीटों पर लड़ेंगे, हम 100 सीटों पर, 150 सीटों पर लड़ेंगे। इसी तरह से कुशवाहा कह रहे हैं कि हम बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो कि चुनाव को कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं, उसके नतीजों को किसी भी तरफ मोड़ सकती हैं। इन फैक्टर्स को नज़रअंदाज करना गलत होगा। ये भी मानना गलत होगा कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, यानी दूसरा कोई गठबंधन नहीं है और दूसरा कोई नेता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब मतदाताओं ने ये तय कर लिया है कि हमें ये यथास्थितिवाद मंजूर नहीं है, ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हें हटाना है। इसके बाद जनता ये नहीं देखती है कि उनकी जगह कौन आ रहा है, वो कितना मजबूत है, कितना अनुभवी है और कितना कारगर होगा वो विकल्प, ये नहीं देखती। लेकिन क्योंकि एक गुस्से से भरी होती है जनता, और ऐसे में जाहिर है कि दूसरे को उसका एडवांटेज मिलता है। तो नीतीश सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई है, उनसे घनघोर निराशा लोगों के अंदर भरी हुई है, पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। वो हो सकता है कि एक दूसरे तरह के से हमारे सामने आए, उसके एनडीए की पराजय किसी दूसरे गठबंधन की जीत की शक्ल में सामने आए। तो ये एक संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को खारिज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आखिरी वोट की गिनती नहीं हो जाती है। गोदी मीडिया बार बार इसमें असफल रहा है, बार बार अपने
निर्णयों को, अपने आकलन को मतदाताओं पर थोपने की कोशिश करता रहा है। और इस बार कई बार उसको झटके भी दिए हैं मतदाताओं ने कि आपने अपने जनमत सर्वेक्षणों में, एग्जिट पोल्स में तरह तरह की भविष्यवाणियां कर दी, लेकिन जब नतीजे आए तो कुछ दूसरे आए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि मतदाताओं को कम करके मत आंकिए। मतदाताओं का दिमाग अपनी तरह से काम करता है और मतदाताओं के अंदर क्या है, अंडर करंट क्या चल रहा है, इसको कई बार हमारे जर्नलिस्ट नहीं पकड़ पाते, और अब तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाते क्योंकि वो स्टूडियो से पत्रकारिता करते हैं और ज़मीन पर जाने की कोशिश नहीं करते। ज़मीन पर हालात कुछ दूसरे होते हैं और हिंदुस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में हो रहा है। हमने देखा कि अमेरिकी चुनाव में किस तरह से ट्रंप को हारा हुआ बताया जा रहा था और हिलेरी जीत रही थी, लेकिन अंत में जब नतीजे आए तो ट्रंप ने बाजी मार ली। और ऐसे बहुत सारे, ब्रिटेन में भी इसी तरह से जो पोल हुए थे उसमें ये चीज़ें सामने आई थी और दुनिया भर में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि मीडिया लगातार गलतियां कर रहा है। तो इस बार भी मीडिया के आकलन हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन ये अनुमानों के आधार पर हैं। ठोस जो फैक्टर काम कर रहे हैं उनको अनदेखा करके कर रहे हैं और अनुमान भी किसी सत्ताधारी दल या नेता को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, ना कि सच्चाई बताने के लिए, सच को, हकीकत को आपके सामने रखने के लिए। तो एक पूर्वाग्रह, एक दुराग्रह से भरी मानसिकता है, आपको गुमराह करने की कोशिश करने की मानसिकता है मतदाताओं को। इसलिए इस चुनाव को बिल्कुल खुले मन से देखिए। चुनाव बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है। ये हो सकता है कि नतीजे कुछ दूसरे भी आए जो हम लोग सोच रहे हैं, हो सकता है कि नतीजे वो भी आए जो हमें बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी खेल खुला हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। लोगों का गुस्सा एक दूसरे तरह के परिणाम को सामने ला सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट बिहार चुनाव पर। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो तुरंत ऐसा करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं एक और विषय के साथ आपके पास सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।